एंड वेलकम बैक। हम पढ़ रहे थे इनकम टैक्स डेफिनेशंस। अब एक बहुत सिंपल सी और बहुत छोटी सी डेफिनेशन है कंपनी। लेट्स अंडरस्टैंड दैट। तो कंपनी की डेफिनेशन है सेक्शन 2 क्लॉज 17 में और बहुत सिंपल है। कंपनी जनरली कंपनी का मतलब होता है अ बॉडी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनी लॉ। तो जब कंपनी का क्रिएशन होता है, कंपनी एक कॉर्पोरेट एंटिटी होती है, तो कंपनी का क्रिएशन होता है तो हम उसको बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन। तो ऐसी कोई भी एंटिटी जो कंपनी लॉ के अंदर में इनकॉर्पोरेट हुई हो वो कंपनी हो सकती है। तो वही कंपनी का मतलब है। कंपनी हैज अ डिस्टिंक्ट लीगल आइडेंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर्स एंड शेयर होल्डर्स। तो पहले हमने ये डिस्कस करा है या आपने लॉ में भी पढ़ा होगा, पार्टनरशिप पढ़ते टाइम। लॉ की नज़रों में एक पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर अलग अलग पर्सन नहीं है। अगर पार्टनरशिप फर्म की लायबिलिटी है और फर्म के पास पैसे नहीं है तो पार्टनर को अपने पास से ला करके वो लायबिलिटी पूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि लीगली दोनों अलग नहीं है। लेकिन कंपनी के केस में कंपनी का ओनर कौन होता है? शेयर होल्डर। कंपनी के केस में कंपनी को बोलते हैं कि ये एक सेपरेट पर्सन है लीगली भी। मतलब कंपनी अगर कोई किसी के अगेंस्ट कोई केस फाइल करती है, कोई सूट फाइल करती है, तो वो अपने नाम पर करती है, न कि शेयर होल्डर्स के, ओनर्स के नाम पे। तो ओनर सेपरेट है, कंपनी सेपरेट है। इसीलिए कंपनीज नॉर्मली क्या बोलते हैं, उसको लिमिटेड वर्ड लगता है ना, मतलब ओनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है। इसीलिए कंपनीज आर एंटिटीज विच आर डिस्टिंक्ट, ओनर से बिल्कुल अलग है। A company can contract on its own name, can be a partner in a firm, can sue or be sued. आप कंपनी के ऊपर केस फाइल कर सकते हैं या कंपनी किसी के ऊपर अपने नाम पर केस फाइल कर सकती है, कंपनी अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। ये सारी पावर्स उसको क्यों हैं? क्योंकि कंपनी लॉ की नज़रों में एक सेपरेट लीगल पर्सन मानी गई है। और इनकम टैक्स एक्ट में भी कंपनी को एक सेपरेट लीगल पर्सन माना गया है, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट में थोड़ा सा वाइडर मीनिंग है कंपनी वर्ड का। तो इनकम टैक्स एक्ट में क्या है? कंपनी मींस, अगेन इंक्लूसिव सी डेफिनेशन है, कंपनी मींस एन इंडियन कंपनी। मतलब कोई भी एंटिटी जो इंडिया में कंपनीज एक्ट के अंदर में इनकॉर्पोरेटेड हुई हो, वो तो 100% कंपनी की डेफिनेशन में आएगी। उसके अलावा एनी बॉडी कॉर्पोरेट, any corporation, any body corporate incorporated under the law outside India। कोई बाहर की कंट्री के कंपनी लॉ के अंदर में इनकॉर्पोरेटेड बॉडी है, वहां की बाहर की कंपनी है, तो वो भी कंपनी की डेफिनेशन में आ गई। हम ये नहीं कह रहे कि इसकी सारी इनकम पे हम टैक्स लगा दें। कोई अमेरिकन कंपनी है, उसकी इनकम पे हम यहाँ टैक्स लगा देंगे, लेकिन जहां वर्ड कंपनी बोला है वहां कम से कम उसको कंसिडर करेंगे कि वो भी कंपनी है। Any institution, association or body, whether Indian or not, declared to be company by an order of CBDT। CBDT क्या है? इनकम टैक्स की एक गवर्निंग बॉडी है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जो डायरेक्टली दिल्ली में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में आती है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो इनकम टैक्स एक्ट की जो सारी पावर्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती हैं। इनकम टैक्स इज अ सेंट्रल डिपार्टमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है। और उन्होंने एक बोर्ड बना रखा है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जो इनकम टैक्स एक्ट से रिलेटेड बहुत सारा गवर्नेंस का काम करता है। तो जो ऑर्डर्स होते हैं, कई सारे ऑर्डर्स होते हैं, वो सीबीडीटी इशू करता है। तो अगर सीबीडीटी ने किसी बॉडी को, किसी एसोसिएशन को, किसी ऐसी एंटिटी को डिक्लेयर कर दिया कि इनकम टैक्स के पर्पस के लिए हम इसको कंपनी मानेंगे, तो वो कंपनी के डेफिनेशन में आ गई। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि कई बार लॉ लिखते समय हर पॉसिबल सिचुएशन फोर्सी करना पॉसिबल नहीं होता है कि क्या क्या हो सकता है। लॉ लिखते टाइम हमने तो ऐसा सोचा ही नहीं, ये भी हो सकता है, आज ऐसा एक केस आ गया, अब क्या करें। तो सीबीडीटी को ये पावर है कि किसी स्पेसिफिक केस में वो कह सकती है कि इस टाइप की कोई एंटिटी है, उसको हम टैक्स के लिए कंपनी मानेंगे, तो वो भी कंपनी की डेफिनेशन में इंक्लूडेड है। An unincorporated body can be deemed to be a company if CBDT passes an order to that effect। मतलब क्लियर है कि एक्चुअली वो इनकॉर्पोरेटेड बॉडी नहीं है अंडर एनी लॉ,
लेकिन सीबीडीटी उसको कंपनी का दर्जा दे सकती है, कंपनी माना जाएगा इनकम टैक्स एक्ट के लिए अगर सीबीडीटी ने ऐसा कोई ऑर्डर पास कर दिया तो। द टर्म कंपनी वुड इंक्लूड बोथ इंडियन एंड फॉरेन कंपनी, हम डिस्कस कर ही चुके हैं। नॉर्मली अगर हम इंडिया में किसी कंपनी की बात करें तो इंडियन कंपनीज एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड कंपनी को ही हम इंडिया में कंपनी कहेंगे, लेकिन इनकम टैक्स के लिए बाहर के इनकॉर्पोरेटेड बॉडीज, अमेरिकन कंपनी, यूरोपियन कंपनी, अफ्रीकन कंपनी, ऑस्ट्रेलियन कंपनी, वो भी कंपनी की डेफिनेशन में आती हैं। तो कंपनी ऑल्सो इंक्लूड्स अ फॉरेन कंपनी, नॉट ओनली इंडियन कंपनी, याद रखिएगा। इवन फॉर इनकम टैक्स पर्पस कंपनी इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट पर्सन। तो जो नॉर्मल लॉ की पोजीशन है वही इनकम टैक्स में भी सेम पोजीशन है। कंपनी को हम एक सेपरेट पर्सन मानेंगे जो कि अपने शेयर होल्डर से कंप्लीटली डिस्टिंक्ट है। कंपनी का एक सेपरेट पैन होगा, कंपनी अपना इनकम खुद कैलकुलेट करके उस पर अलग से रिटर्न देगी, शेयर होल्डर्स के साथ मिक्स नहीं किया जाएगा या सीईओ कंपनी का मैनेजमेंट के साथ मिक्स नहीं किया जाएगा। और इसीलिए जब कंपनी डिविडेंड देती है, जब फॉर एग्जांपल जब पार्टनरशिप फर्म से पार्टनर को प्रॉफिट मिलता है तो उसका टैक्स ट्रीटमेंट कुछ अलग होता है, लेकिन जब कंपनी डिविडेंड देती है शेयर होल्डर्स को तो उसके ऊपर डिविडेंड जो डिविडेंड है वो शेयर होल्डर के हैंड्स में टैक्सेबल हो जाता है। उसकी ट्रीटमेंट सेम नहीं होती जो पार्टनर को फर्म से प्रॉफिट मिलने पर होता है। क्यों? क्योंकि कंपनी को कंप्लीटली एक डिफरेंट पर्सन कंसिडर किया जा रहा है। ओके, तो कंपनी की अपनी टैक्स लायबिलिटी होगी, अपना पैन होगा, अलग रिटर्न होगा, सब कुछ होगा। और कंपनी जब डिविडेंड देगी शेयर होल्डर को तो शेयर होल्डर के हाथ में वो टैक्सेबल होगा एज एन इनकम।